प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का पहला चैप्टर समुच्चय यानी कि सेट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम सब ये समझेंगे कि समुच्चय यानी कि सेट्स क्या होता है, इसके उदाहरण क्या क्या बन सकते हैं, साथ में ये समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। और बच्चों, इसी वीडियो के माध्यम से हम सभी यही सीखेंगे कि समुच्चय कितने प्रकार से हम बना सकते हैं, यानी कि समुच्चय बनाने की कौन कौन सी विधियां होती है। बच्चों, जैसा कि आप ये देख सकते हो कि समुच्चय बनाने की आप सभी के दो प्रचलित विधि होती है, एक रोस्टर विधि होता है, एक समुच्चय निर्माण रूप होता है। और बच्चों, हम ये समझेंगे कि समुच्चय कितने प्रकार का होता है, जैसे कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, इसके बारे में डिटेल समझेंगे। ठीक है, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, एकल समुच्चय, उप समुच्चय, घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि जितने भी टाइप्स के समुच्चय होने वाले हैं सभी के बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में कवर करेंगे। और बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करने से पहले आपको इस चैप्टर के बेसिक समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर प्रश्नावली 1.1 का ये बेसिक वीडियो है, इसको ध्यान से समझना, वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 11th 12th दोनों क्लास की मैथमेटिक्स समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे कि समुच्चय के बारे में। ठीक है, कि समुच्चय क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से बन सकते हैं, ताकि आप आगे आने वाले क्लास के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि समुच्चय यानी कि सेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा को समझेंगे कि इसकी परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं। अगर कोई भी पूछेगा कि भैया समुच्चय की परिभाषा दो, तो कैसे दे सकते हो। ठीक है, आराम से समझना है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, आइए देखो, समुच्चय जो होता है बच्चों, ये किसी चीज का संग्रह होता है, यानी कि समूह होता है। कैसे लिखेंगे, यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है बच्चों, अगर कोई भी वस्तु बिखरी हुई है, उसको हम अगर सजा करके एक साथ रख देंगे, उसी के सेट को, उसी के संग्रह को, उसी के समूह को हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। क्लियर? अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है, आपको ये वाला पढ़ के समझ में आ जाएगा कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहेंगे या सेट्स कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर बच्चों में बात करूंगा कि भारत में कई प्रकार की नदियां हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, माने तमाम प्रकार की जो नदियां हैं, अगर उन सभी नदियों को मैं एक साथ में लिख दूं और उनका मैं समूह बना दूं, एक ग्रुप बना दूं, तो उसी ग्रुप को आप क्या बोलोगे, समुच्चय बोलोगे, सेट्स बोलोगे। अगर मैं बोलूं कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का आप समूह बना दो, एक ग्रुप बना दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो एक समुच्चय हो जाएगा, एक सेट्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी वॉवेल हैं उसको एक साथ लिख दीजिए, तो क्या आ जाएंगे, उस समुच्चय में आएंगे। अगर मैं बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनको एक साथ लिख दिया जाए, तो क्या आ जाएंगे, वो समुच्चय हो जाएंगे, वो सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम ये बोलेंगे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं कि वस्तुओं के उस समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु किसी वस्तु गुण या जाति को संतुष्ट करती हो। मैंने बोला ना कि अगर कोई भी, अगर अंग्रेजी के लेटर है, अगर वोवेल को एक साथ लिख लो, कॉन्सोनेंट को एक साथ लिख लो, ठीक है, एक जाति के लोगों को एक साथ रख दो, तो क्या आ जाएंगे, वो समुच्चय के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, यही बात बोला जा रहा है कि जिसके आधार पर स्पष्ट रूप से हम यह कह सकते हैं कि यह वस्तु उस समूह में शामिल है कि नहीं है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो बच्चों कि भारत की समस्त नदियां, माने इंडिया में जो भी नदियां हैं, अगर उनको हम एक साथ अगर लिख लें तो क्या आ जाएगा, उस समुच्चय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, हम यही बोल सकते हैं कि 10 से कम
सभी विषम प्राकृत संख्याओं, या हम ये बोल सकते हैं 1 3 5 7 9, अगर आप इन सबको एक साथ लिखोगे तो क्या आ जाएगा, समुच्चय के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि समुच्चय का चिन्ह क्या होता है और समुच्चय में इसको दर्शाना होगा तो कैसे लिखोगे, सब कुछ समझ जाओगे। बस खाली आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखते रहो। ये एक बेसिक वीडियो है, अगर आपको इस वीडियो को समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार देख लो, समझ में आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने से पहले आप इस बेसिक वीडियो को देखना जरूरी है, तभी आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो हम ये भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी कि ए ई आई ओ यू सबको अगर एक साथ लिख दो क्या आ जाएंगे, ये समुच्चय के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं। अब बच्चों एक बात आप सभी को ध्यान देना है, एक बात आप सभी को ध्यान ये देना है, जैसे आपको इसको समूचा में लिखना है तो कैसे लिखोगे। अब इसको समूचा में लिखने के लिए आपको मझौला कोष्ठक इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ए ई आई ओ यू ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको समूचा दर्शाना होगा तो अब ठीक है। अगर मैं बोलूँ एक बात और, जैसे मान लो अगर मैं स्कूल लिखना चाहूँगा, ठीक है, तो स्कूल के जो भी लेटर हैं, अक्षर हैं, उनको इस तरह से लिख सकते हो, SCHOOL। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हो। क्लियर। अब बच्चों एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यह ध्यान आपको देना है कि समुच्चय को देखो, ये जो फॉर्म लिखा गया ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि समुच्चय को किस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, वही बताऊंगा। समुच्चय को व्यक्त करने के, डिनोट करने का 2 तरीके होते हैं, मैं बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, तो रोस्टर फॉर्म में अगर समुच्चय को लिख रहे हैं तो आपको 2 या 2 से अधिक जो शब्द आते हैं रिपीट हो रहे हैं उसको एक बार भी लिख सकते हो, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो ओ डबल बार आया है तो आप ओ को एक बार भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं SCHOL, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपका यहाँ पे बात सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें मतलब संदेह की बात नहीं होगा। क्लियर। कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे बात ये आती है कि समुच्चय कितने प्रकार का होता है। ठीक है, हमको यही समझना होगा कि भैया समुच्चय तो हमने समझ लिया कि समुच्चय क्या होता है। ठीक है, परिभाषा समझ लिया कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, एक ही जाति का हो, एक ही धर्म का हो, एक ही मजहब का हो, एक ही गुण से बिलोंग करता हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक कैटेगरी में रख देंगे, मझौला ब्रैकेट में रख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, उसी को हम समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं कि भैया कि समुच्चय की विधियाँ कौन कौन सी होती है, समुच्चय हम कैसे बना सकते हैं। तो देखो समुच्चय को निरूपित करने के लिए प्रमुख 2 विधियाँ होती है। एक होता है रोस्टर विधि, ठीक है, इसी को हम सारणी विधि बोलते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म या मतलब कि टेबुलर फॉर्म, ठीक है, सारणिक रूप। ठीक है, अभी बताऊंगा कि ये क्या होता है, इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। अब बच्चों अगला जो हमारा चीज़ है वो हमारा ये है फॉर्म की समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, दोनों को हम पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को बच्चों अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, अगर ये बोलूँ कि आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आपको उसी वर्णमाला को लिखना है रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, आराम से लिखेंगे। अगर अंग्रेजी के वर्णमाला के जो भी आपके वॉवेल है, ठीक है, जैसे आपका वॉवेल होता है AEIOU, ठीक है, अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, यहाँ पे बस खाली ब्रैकेट लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पे बस खाली क्या करोगे, ब्रैकेट लगा दोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से करना है। अगर मैं ये बोलूँ, अगला एग्जाम्पल मैं ये लूँ कि संख्या 42 को विभाजित करने वाली समस्त प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए, कैसे करेंगे। अगर ये बोलूँ कि 42 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे करोगे। सबसे पहले तो एक कर सकता है, उसके बाद 2 कर सकता है, उसके बाद 3 भी कर सकता है, 4 नहीं कर सकता है, 5 नहीं कर सकता है, 6 कर सकता है, 7 कर सकता है, उसके बाद क्या कर सकता है, 14 कर सकता है, उसके बाद 21 कर सकता है, उसके बाद 42 कर सकता है। अब इसको कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे, बस खाली आप ब्रैकेट लगा दोगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर, इसी तरीके से आपको हल करना है। क्लियर, समझ में आ गया। आशा करता हूँ आपको रोस्टर या सारणिक फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, समुच्चय या निर्माण रूप, इसको कैसे करेंगे। तो ये भी करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ठीक है, कैसे करोगे,
अगर मैं ये बोलूँ, अगला मैं एग्जाम्पल ये लूँ, ठीक है, अगला मैं एग्जाम्पल ये लूँ, जैसे मैं ये बोल दूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे ले लिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हल करना है। अब हल करके ये बताना है कि इसके जो भी समुच्चय होंगे, इसका जो हल होगा, इसके समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि इसको हल करने का बेसिक तरीका ये होता है, इसको कॉमन कर लेना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 1। आप लोग 10th में सीखे होगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से x के 2 मान आ जाएंगे, एक आ जाएगा -2 और एक आ जाएगा x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका मैंने बता दिया था, एक 2 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँगा कि समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखोगे, तो इसको लिखने का तरीका यहाँ पे क्या होगा? इसको लिखने का तरीका यहाँ पे ये होगा कि देखो x इज सच दैट, ठीक है, x क्या बिलोंग करेगा भैया? x हमें ये दिखाएगा कि जो x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 और -2 पर क्या हो जाएगा, संतुष्ट होगा, ठीक है। हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अगर मैं इसका एक और एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे ये ले लिया जाए, मान लो यहाँ पे, मान लिया मैंने कि मान लो कोई समुच्चय ए है, इसका मान दिया गया है इतना 1 4 9, ठीक है, 16 25 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हमारा कोई समुच्चय दिया गया है, इसको क्या करना है, आपको समुच्चय निर्माण रूप में इसको व्यक्त करना है। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप ये समझ पा रहे होगे बच्चों कि देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है, ये 16 4 का स्क्वायर है, ये 25 ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि जो भी है 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ठीक है। तो इसको हम कैसे मतलब सारी समुच्चय रूप में इसको डिवाइड करेंगे? तो यहाँ पे लिख देंगे कि समुच्चय ए जो होगा हमारा, ये बिलोंग करेगा x इज सच दैट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, माने x ऐसा है कि x एक क्या है, x एक क्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। हम यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा x इज सच दैट x और बराबर यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं जहाँ पे n क्या है हमारा, ये बिलोंग कर रहा है n, ये कैपिटल N में, यानी कि नेचुरल नंबर में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। n का जो मान है इस नेचुरल नंबर में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। क्लियर, समझ में आ गया? अब आइए बच्चों हम ये समझ लेते हैं भैया कि हमारा ये समुच्चय कितने प्रकार का होता है, ठीक है। हम इसको समझ लेते हैं कि समुच्चय कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पूछा गया कि रिक्त समुच्चय क्या होगा, ठीक है, आपके पेपर में आएगा कि रिक्त समुच्चय बताइए। तो रिक्त समुच्चय अगर पूछतेगा तो रिक्त समुच्चय में क्या लिखोगे? तो रिक्त समुच्चय कहने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि इसमें कोई समुच्चय नहीं होगा, कोई एलिमेंट नहीं होंगे, कोई भी अवयव नहीं होगा। माने कहने का समुच्चय मतलब ये हो जाएगा कि ऐसा समुच्चय, ठीक है, जिसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँगा, अगर यहाँ पे कोई भी समुच्चय ए है, ठीक है, तो इसमें कोई भी यहाँ पे समुच्चय नहीं होगा, बस खाली ऐसा ही होगा, खाली होगा। अगर खाली होगा नहीं तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, फाई भी दे सकते हो, ठीक है, आप फाई दे सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, फाई से, देखो ये फाई से या नहीं तो इस वाले चिन्ह से डिनोट करेंगे, फाई से या नहीं तो इस वाले चिन्ह से डिनोट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो इम्पटी सेट में क्या होगा भैया, कोई भी समुच्चय, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रखे जाएंगे, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रखे जाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे। क्लियर, अब आइए समझ लेते हैं कि परिमित समुच्चय क्या होता है। अब देखो फाइनाइट सेट क्या होता है, तो परिमित समुच्चय के अंतर्गत ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई समुच्चय जिसमें माने फिक्स समुच्चय होंगे, माने उनकी संख्या जो होगी फिक्स होगी, माने 2 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, माने एलिमेंटों की संख्या क्या होगी, अवयव जो संख्या होगी, माने अवयव क्या बोलते हैं, जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे कोई सेट ए है, तो ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे समुच्चय लिख रहा हूँ, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, कोई लगातार मैं प्राकृतिक संख्या लिख दिया, मैंने बता दिया ना इसमें ये 5 अवयव हैं, 5 एलिमेंट हैं, तो इसकी संख्या फिक्स होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय, यानी कि
इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपसे अगर कोई पूछ देगा कि भैया अपरिमित समुच्चय क्या होता है, तो अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट। अब इसे मान लो कोई ए समुच्चय है, इसमें इसे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो अनंत अगर मैंने अवयवों की संख्या फिक्स नहीं होगी, निश्चित नहीं होगी, अनंत होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? हम अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतना समझ में आ रहा है तो एक बार प्यार से वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि भैया समान समुच्चय क्या होता है। ठीक है, समान समुच्चय ये बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। जैसे समान समुच्चय को समझने के सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल बाबू ये समझो, एग्जाम्पल आपको यही समझना है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई मैंने ए सेट मान लिया, सेट ए में एलिमेंट मान लिया 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ मैंने कोई एलिमेंट मान लिया 1 2 3 4, और यहाँ पे मैंने एक बी एलिमेंट मान लिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? 3 1 2 4। ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट है। अगर देखो मैंने आपको क्या बताया था कि देखो इस वाले एलिमेंट को आप बदल के भी लिख सकते हो। ठीक है, इस वाले एलिमेंट को आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि 2 3 1 4, इस तरीके से भी लिख सकते हो। मान इसका क्रम चेंज करके भी लिखोगे, कोई मान में अंतर नहीं आएगा। तो कहने का सेंस यहाँ पे एक जो सेट ए है उसी के सेट बराबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी को तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसी को हम समान यानी कि इक्वल सेट बोलेंगे। समझ में आ गया? चलिए यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इसमें भी है 3 1 2 4, यानी कि 1 2 3 4 है, यानी कि जो भी एलिमेंट इसमें है सेम टू सेम एलिमेंट इसमें है। तो कहने का सेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सारे के सारे एलिमेंट इसमें अगर मैच कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये समान समुच्चय हो जाएंगे, यानी कि इक्वल सेट के अंतर्गत आएगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं एकल समुच्चय, यानी कि सिंगुलर यानी कि यूनिट सेट क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। अब इसमें क्या होगा भैया? अब इसमें कहने का सेंस यहाँ पे होगा कि यह एक ऐसा समुच्चय होता है इसमें एलिमेंट यानी कि अवयव संख्या एक होती है। अब कहने का सेंस यहाँ पे क्या होगा? समझो पहले बात को। जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे एक एलिमेंट है ए। ठीक है, अब एक एलिमेंट में क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, बस खाली एक एलिमेंट होगा, यानी कि अवयव की संख्या क्या होगी? जो भी अवयव होगा उसकी संख्या क्या होगी? एक होगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई बी सेट है तो इसका अवयव संख्या क्या होगी? यहाँ पे 0 होगा कहीं, या 1 होगा या 2 होगा या कुछ भी होगा, यहाँ पे बस खाली एक होगा। ठीक है, यानी कि जो भी इसकी काउंटिंग होगी वो क्या हो जाएगी? एक होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे? एक होंगे, तो क्या हो जाएगा? एकल हो जाएगा समुच्चय। ठीक है, अब बच्चों ये समझ लेते हैं कि सब सेट क्या होता है, यानी कि उप समुच्चय क्या होता है। इसके बारे में आप सभी को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है? समझना बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, अब इसको समझो पहले बात को कि भैया उप समुच्चय क्या होता है। तो उप समुच्चय को समझने से पहले आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगा एक बात। एग्जाम्पल से समझ जाओगे। ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। अगर मैं बच्चों ये बोलूँगा कि यदि कोई समुच्चय ए है, मान लो ये कोई समुच्चय ए है। ठीक है, ठीक है, इस समुच्चय के जितने भी एलिमेंट हैं इस बी वाले एलिमेंट में अगर मैच कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये हो जाएगा ए जो होगा बी का उप समुच्चय हो जाएगा। क्या होगा? जिससे यहाँ पे समझो, देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हूँ। जिसे यहाँ पे देखो उप समुच्चय यानी कि सब सेट। उप समुच्चय को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब सेट बोलते हैं। ठीक है, सब सेट्स। ठीक है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, क्या बोलेंगे? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला था आपको कि अगर मान लीजिए कोई ए समुच्चय है। ठीक है, इसके एलिमेंट है 1 2 3, अगर कोई भी आपका बी भी क्या है? एक समुच्चय है। ठीक है, 1 2 3 4, इसके एलिमेंट है 4, इसका एलिमेंट है 3, इसका एलिमेंट है 4। लेकिन बच्चों आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि जो भी इसका एलिमेंट 3 इसमें दिए गए हैं, 4 में माने बी समुच्चय में शामिल है। 1 2 3 इसमें भी है और 1 2 3 इसमें भी है। तो कहने का सेंस यहाँ पे ये है बच्चों, जो ए जो है ना, ए जो सेट है इस बी का क्या हो जाएगा? उप समुच्चय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी के एलिमेंट में सारे के सारे ए वाले एलिमेंट क्या है? शामिल है, इसलिए बी के क्या हो जाएंगे? ए क्या हो जाएगा? उप समुच्चय हो जाएगा, यानी कि सब सेट्स हो जाएगा, यानी कि उप समुच्चय हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर बात समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप लोग ये भी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर इसको अगर आपको दर्शाना होगा तो आप ये भी कर सकते हो। सब सेट का चिन्ह यहाँ पे ये होता है। ए जो होगा बी का जब सब सेट होगा तो सब सेट का चिन्ह यहाँ पे ये होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, ए जो क्या होगा? बी का सबसेट होगा। अगर ये होगा, अगर बी जो होगा इस तरीके से लिखा गया होगा तो बी जो होगा सी का सबसेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से होगा। ठीक है,
क्लियर, समझ में आ गया। ये सब सेट का चिन्ह होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर, चलिए अब बच्चों हम ये समझ लेते हैं भैया कि हमारा जो होता है घात यानी कि पावर समुच्चय क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद हम आगे आने वाले वीडियोज के माध्यम से हम प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करेंगे और पूरे प्रश्नावली को खत्म करेंगे। ठीक है, आइए समझ लेते हैं कि पावर समुच्चय क्या होता है। अब देखो, पावर समुच्चय को समझने से पहले आपको समझना होगा इस बात को कि अगर कोई भी समुच्चय ए है, कोई भी समुच्चय ए है, कोई भी सेट ए है, ठीक है, तो इस ए के जितने भी उप समुच्चय के जो संग्रह हैं ए का क्या हो जाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। कैसे, जैसे अगर हम घात समुच्चय को हम पी और यहाँ पे ब्रैकेट में ए से डिनोट करेंगे, किसी भी घात समुच्चय को पी ए से डिनोट किया जाता है और ए का मान का हमेशा ब्रैकेट में होना चाहिए। ठीक है, और जो होगा पी ए का प्रत्येक अवयव यानी जो भी एलिमेंट होगा उसका समुच्चय कहलाएगा। क्लियर, कैसे समझोगे, इसको समझने से पहले आपको यहाँ पे एक कोई समुच्चय लेना पड़ेगा। इसे मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ 1 2। ठीक है, ये कोई समुच्चय है। ठीक है, इसका एलिमेंट है 1 2 दिया गया है। अगर मैं ये बोलूँ बच्चों कि अगर इसका मैं पावर सेट लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखोगे, पी ए कैसे लिखोगे, तो पी ए लिखने का तरीका यहाँ पे देखो, समझो। सबसे पहले यह ब्रैकेट होगा। अब ब्रैकेट के अंदर इसको अलग अलग लिख दो। क्या करो, अलग अलग लिख दो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, 5 लिख सकते हो, क्यों, 5 रिक्त समुच्चय है, आप आसानी से कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कामा लगा करके यहाँ पे लिख सकते हो 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 2 लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कामा लगा के 1 2 यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फिर ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, ये ही होता है पावर समुच्चय यानी कि घात समुच्चय होता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसको नोटेशन कैसे करोगे, तो नोटेशन करने का सिंपल तरीका है, एन करोगे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, बड़े ब्रैकेट में यहाँ पे कर दोगे पी और यहाँ पे कर दोगे ए। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या कर दो, इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 4, तो यहाँ पे 4 लिख के यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, पावर समुच्चय यानी कि घात समुच्चय हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे करना है। अगर किसी भी एलिमेंट का अगर बोलेगा कि पावर एलिमेंट कैसे निकालोगे, तो निकालने का एक फार्मूला भी होता है, वो होता है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आपको। एन होता है, इसका फार्मूला होता है एन, ये होता है पी ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है 2 के पावर एम होता है। ठीक है, और एम ही बताता है उसका घात। ठीक है, कि इसमें कितने घात होते हैं, यहाँ में एलिमेंटों की संख्या 1 2 है तो 2 यहाँ पे दिखाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, इसको समझते हैं भैया। तो इसको समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। सब चीज़ आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हो। सार्वत्रिक मतलब पूरा यूनिवर्सल लेना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए अगर बोल देगा कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखिए पूरा। ठीक है, तो पूरा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कैसे लिख सकते हो, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो और अनंत तक ये दिखा सकते हो। माने यूनिवर्सल का मतलब यही होता है कि पूरे संसार में जो भी संख्याएं होती है उसका वो क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर रख देना है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ बच्चों कि जितने भी रियल नंबर है, विषम नंबर है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अगर मैं सबका बात करूँ पूरे विश्व में जितना भी हो रहा है, ठीक है, पूरे मैथमेटिक्स के अंदर जितना भी संख्या हो रही है, अगर उसको लिखना चाहोगे तो क्या कर सकते हो, उसको आप लोग सार्वत्रिक समुच्चय के अंतर्गत रखोगे। ठीक है, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट को हमेशा आप लोग कैपिटल यू से डिनोट करो। किससे, कैपिटल यू से डिनोट करना है। और अगर इसे अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी अगर आपको यूनिवर्सल अगर सेट्स को अगर डिनोट करना है तो कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, कैपिटल सी से या कैपिटल जेड से, जिससे अगर मन करे उससे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कैपिटल से करना होता है। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या क्या समझा, सबसे पहले तो ये समझा बच्चों की सेट्स क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, समुच्चय कितने प्रकार से बन सकता है, यानी कि समुच्चय बनाने की कौन कौन सी विधियाँ होती है। मैंने बताया था आप सभी को कि 2 विधियाँ होती है, एक होता है रोस्टर विधि, एक होता है समुच्चय निर्माण रूप होता है। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था। उसके बाद से बच्चों ये बताया था कि समुच्चय कितने प्रकार का होता है। मैंने तमाम प्रकार के समुच्चय का मैंने आप सभी को कलेक्शन बता दिया था कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय, अपरिमित, समान, एकल, उप समुच्चय, घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। और अंत में मैंने आप सभी को उप समुच्चय के बारे में बहुत ही बढ़िया से डिटेल में बता दिया। ठीक है, तो बच्चों आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से आप सभी को प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक पहुंचा देना, वीडियो को शेयर कर देना। अगर चैनल पर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।